नमस्कार दोस्तों, मैं टिक्करचंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन राजस्थान के जो शिलालेख पढ़ रहे थे, अब अपन इस शिलालेखों या राजस्थान के स्त्रोतों के अंतिम पड़ाव यानी शिलालेखों के अंतिम पड़ाव की ओर है। शायद 1 या 2 क्लास लास्ट होगी, ठीक है। उसके बाद में आपके शिलालेख कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, आज अपन जो शिलालेख पढ़ने वाले हैं वो पहला शिलालेख है आपका कुंभलगढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? कुंभलगढ़ शिलालेख, ठीक है जी। आज का आपका पहला शिलालेख होगा कुंभलगढ़ शिलालेख, ठीक है। कहां से प्राप्त हुआ है आपको सबको पता होना चाहिए। जो कुंभलगढ़ में एक मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा मंदिर है? कुंभ श्याम मंदिर है। कहां पर? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है। अब आपको पता होगा कुंभलगढ़ दुर्ग कहां है? राजसमंद में अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है। बहुत ही अच्छा दुर्ग है, बहुत ही सुंदर दुर्ग है, ठीक है। कुंभा द्वारा बनाया गया बेहतरीन दुर्ग, स्थापत्य का शानदार नमूना है, ठीक है। तो जो कुंभ श्याम मंदिर है उस पर लगा हुआ है आपका कुंभलगढ़ शिलालेख। किस समय का है? जब हम समय की बात करते हैं तो आपको पता होगा कुंभा का शासनकाल 1460 ईस्वी का है। कब का है? 1460 ईस्वी का है। इसकी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा है आपकी संस्कृत। कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसकी लिपि कौन सी है? इसकी लिपि है आपकी कौन सी? नागरी लिपि। ये कंफ्यूज मत हो जाना, इसी नागरी की लिपि को बाद में देवनागरी कहा गया है। क्या कहा गया है? देवनागरी। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, इसको देवनागरी भी कह सकते हैं अपन। नागरी लिपि क्यों कही गई ये भी आपको मैं बता ही देता हूं कि देखो, नगरों में बोली जाने के कारण इसको नागरी नाम दिया गया है। कहां पर बोली जाती थी? ये प्राचीन समय में जब नगरी का उदय हुआ, नागरी भाषा का, नागरी लिपि का उदय, तो ये प्रारंभ में माना जाता है कि जब नगरों में बोली जाती थी तो इसका नाम नागरी रखा गया। बाद में, इसके बाद में ये जब प्रचलन में आई, लंबा टाइम पीरियड चला, ये लंबे टाइम पीरियड तक चली ये लिपि, तो बाद में इसके देव शब्द जोड़ दिया गया, जो वर्तमान में आज किस नाम से जानी जाती है? देवनागरी लिपि के नाम से जानी जाती है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन की कोई चीज नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इसके रचयिता कुंभलगढ़ शिलालेख या प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो ध्यान रखना, इसको लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है कि कई विद्वानों का यह मानना है कि तो इसकी प्रशस्ति की, इस लेख के रचयिता कान्ह व्यास थे। कौन थे? कान्ह व्यास, कुंभा का सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि और साहित्य का अच्छा ज्ञाता कान्ह व्यास ने, आपको ये पता होगा, कान्ह व्यास ने ग्रंथ लिखा था एकलिंग महात्म्य, ठीक है। तो इसका रचयिता क्या माना जाता है? कान्ह व्यास को माना जाता है। लेकिन G.H. ओझा, G.H. ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा का क्या मानना है कि ये जो कुंभलगढ़ शिलालेख है या कुंभलगढ़, इसके रचयिता कौन है? अत्रि भट्ट के पुत्र महेश भट्ट है। कौन है? महेश भट्ट है। तो आप इतना सा ध्यान रखना, G.H. ओझा का माना है, रचयिता को क्या मानते हैं? कान्ह व्यास माना जाता है। भाई, मूलतः इसका रचयिता कौन था? कान्ह व्यास था। लेकिन गौरी शंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि इसका रचयिता कौन था? महेश भट्ट था, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, इस शिलालेख, जो कुंभलगढ़ शिलालेख है, ये 5 शिलाओं पर लिखा गया था। कितनी शिलाओं पर लिखा गया था? 5 शिलाओं पर। कितनी शिलाओं पर लिखा गया था? 5 शिलाओं पर था। लेकिन वर्तमान में ये केवल इसकी 3 ही शिलाएं मिलती है। कितनी शिलाएं मिलती है? 3 शिलाएं। कितनी शिलाएं मिलती है? केवल और केवल 3 शिलाएं उपलब्ध है और उन्हीं का विवरण अपने पास मौजूद है। अब देखो, उन शिलाओं में क्या कहा गया है, यानी कहने का मतलब जो अपने पास मौजूद है साक्षी, उनमें क्या जानकारी मिलती है। महत्वपूर्ण चीज ये है भाई, कितनी थी वो बात अलग है, लेकिन अपने पास जो मौजूद साक्ष्य है उनसे अपन को क्या क्या जानकारी मिलती है वो महत्वपूर्ण है। पहली जानकारी क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें कुंभा द्वारा
निर्मित मंदिरों, नगरों, नदियों, झीलों, बागों आदि की जानकारी दी गई है। क्या क्या जानकारी दी गई है? कुंभा द्वारा चित्तौड़ में जो मंदिर निर्मित किए गए थे उनकी जानकारी है। कुंभा ने कौन कौन से नगर बसाए उनकी जानकारी है। कौन कौन सी नदियां हैं। अभी आप ये भी चीज ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ की देखो नदियों में कौन सी नदी का उल्लेख हुआ है? एक कुटिला नदी का। कौन सी नदी का? कुटिला नदी। किसका उल्लेख हुआ है? कुटिला नदी का उल्लेख हुआ है। और जैसे ये कुंभश्याम मंदिर, इसका भी जिक्र है। और आपके कौन से मंदिर की जीर्णोद्धार का चर्चा की गई है? एक लिंग जी के मंदिर की। एक लिंग जी का मंदिर, इसके जीर्णोद्धार की भी चर्चा है। कुटिला नदी। अब आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कि अपन ने एक और शिलालेख पढ़ा था, उसमें भी कुटिला नदी का जिक्र हुआ था। तो वह कौन सा शिलालेख है जिसमें कुटिला नदी का जिक्र हुआ है? इससे पहले कुंभलगढ़ शिलालेख में तो कुटिला नदी का जिक्र हुआ ही हुआ है। इसके पहले अपन ने जो शिलालेख पढ़े थे उनमें कौन से शिलालेख में कुटिला नदी का जिक्र हुआ है? आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या क्या मिलता है। कुंभा द्वारा निर्मित मंदिरों की जानकारी मिलती है। कौन कौन से नगरों को बसाया वो जानकारी मिलती है। उदयपुर में या मेवाड़ में बहने वाली नदियों की, झीलों की, बागों की आदि की जानकारी, यानी बाग बगीचों की आदि की जानकारियां मिलती है। कुटिला नदी की और एकलिंग जी के मंदिर के जीर्णोद्धार की भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा और क्या जानकारी मिलती है? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अपन आगे लिखते हैं। सभी ने ताड़ लिया होगा इसको। अब देखिए और क्या चीज मिलती है अपन को इस शिलालेख से, और क्या जानकारियां मिलती है। अपन ने एक जानकारी तो पढ़ ली है, अपन को क्या क्या चीजें की जानकारी मिलती है। कुंभा द्वारा बनाए गए मंदिरों की, नगरों की, झीलों की, पहाड़ों की और उस समय के जो जन समुदाय थे उन सब की जानकारियां मिलती है। यहां तक कि कुटिला नदी और एकलिंग जी एकलिंग जी का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है इस शिलालेख में। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है? देखो इस शिलालेख में बापा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण कहा गया है। क्या बताया गया है? विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। क्या बताया गया है? विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, कहने का मतलब इसमें बापा के लिए विप्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बापा के लिए विप्र शब्द का उपयोग हुआ है। और क्या जानकारी मिलती है? किसमें इस शिलालेख में कहा गया है कि बापा ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया। किसका राज्य प्राप्त किया? मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया। और
इसी शिलालेख में बाप्पा को वंश प्रवर्तक और गुहिल को बाप्पा का पुत्र लिखा गया है। क्या कहा गया है इसमें? बाप्पा को क्या कहा गया है? वंश प्रवर्तक कहा गया है, और गुहिल को बाप्पा का पुत्र लिखा गया है। क्या किया गया है? गुहिल को बाप्पा पुत्र लिखा गया। और यहां पर यह भी जानकारी मिलती है बाप्पा ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से, क्योंकि आपको कहानी पता होगी कि बाप्पा रावल प्रारंभ में जब छोटा था तो हरित ऋषि की गायें चराया करता था। तो कहते हैं हरित ऋषि ने, जो हरित ऋषि पाशुपत संप्रदाय के महान ऋषि हुआ करते थे, उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने क्या किया? मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया। मौर्यों को वहां से भगा कर क्या किया? मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया। और क्या जानकारी मिलती है इस शिलालेख में? राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या कहा गया है? राणा हम्मीर को क्या कहा गया यहां पर? विषम घाटी पंचानन। कहने का मतलब ये राणा हम्मीर की एक उपाधि है। विषम घाटी पंचानन का मतलब है कठिन समय में सिंह के समान सामना करने वाला कौन था? राणा हम्मीर। तो राणा हम्मीर की एक उपाधि मिलती है इसमें, क्या? विषम घाटी पंचानन। कहने का मतलब अपन ने जो चार चीजें पढ़ी है वो क्या क्या है? इस शिलालेख में बाप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। इससे पता चलता है कि बाप्पा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? विप्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इससे कुछ विद्वान ये भी मान लेते हैं कि गुहिल किस वंश से संबंधित था? ब्राह्मण वंश से संबंधित था। इसी तथ्यों के आधार पर, इन्हीं शिलालेख के आधार पर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो गुहिल वंश था वो किस वंश से संबंधित था? किस वर्ण से संबंधित था? तो ब्राह्मण वर्ण से संबंधित मानते हैं। लेकिन इसको लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? बाप्पा ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से क्या किया? मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया। और बाप्पा को वंश प्रवर्तक और गुहिल को बाप्पा का पुत्र लिखा गया है। चूंकि आपको पता है ये बहुत गलत बात है, जो लिखा हुआ है जो गलत है। इस शिलालेख में राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। और क्या जानकारी मिलती है इस शिलालेख से? अब इतना तो पता ही चल गया होगा कि बाप्पा रावल से स्टार्ट होता है और कुंभा तक की जानकारी देता है। तो इस शिलालेख से बाप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की जानकारियां मिलती है। कहां तक की जानकारी मिलती है? बाप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की जानकारियां मिलती है। और क्या मिलता है इसमें? देखो ये जो शिलालेख है, आप एक चीज ध्यान रखना, शिलालेख वर्णन शैली में लिखा गया है। किस शैली में? वर्णन शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? वर्णन शैली में। चीजों का भाव चित्रात्मक रूप से वर्णन किया गया है। इसमें क्या किया गया है? वर्णन करने का मतलब है चित्रों के रूप में या वाक्य, काव्यों के रूप में या वाक्य के रूप में जो वर्णन किया जाता है किसी भी बात का, तो वो शैली कैसी होती है? वर्णन शैली होती है। ठीक है। तो ये जो शिलालेख है वर्णन शैली में लिखा गया है। और क्या जानकारी मिलती है इस शिलालेख की में? इस शिलालेख में उस समय प्रचलित दास प्रथा, आश्रम व्यवस्था, दास प्रथा, आश्रम व्यवस्था और कर व्यवस्था आदि की
इसकी कर व्यवस्था, एक सेकंड रुको, इसके पहले लिख लेना आप यज्ञ, वैदिक यज्ञ, वैदिक यज्ञ, कर व्यवस्था आदि की जानकारी मिलती है। किस किस की? दास प्रथा, आश्रम व्यवस्था, वैदिक यज्ञ, इन विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलती है। दास प्रथा का जरूर ध्यान रखना कि दास प्रथा की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, तो आपके कुंभलगढ़ शिलालेख से मिलती है। ये विभिन्न प्रकार की जानकारी आपके कौन से शिलालेख से मिलती है? कुंभलगढ़ शिलालेख से मिलती है। फिर एक बार देख लेना भाई, विप्रवंशी ब्राह्मण क्या क्या है? विप्र का नाम आया है बापा के लिए, बापा ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य प्राप्त किया, बापा को वंश प्रवर्तक और गुहिल को बापा का पुत्र लिखा गया है। इस शिलालेख में राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। इस शिलालेख में बापा रावल से लेकर कुंभा तक की जानकारियां मिलती है। ये उस समय प्रचलित दास प्रथा, आश्रम व्यवस्था, वैदिक यज्ञ, विभिन्न प्रकार की जानकारियां देता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सब। यस, अब अगला शिलालेख है आपका कौन सा? राय सिंह प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है आपकी? राय सिंह प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? राय सिंह प्रशस्ति। देखिए राय सिंह प्रशस्ति, अक्सर इसको जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूनागढ़ प्रशस्ति। कहां से मिला है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। कहां से प्राप्त हुई है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर से। तो जूनागढ़ दुर्ग है, उसका जो सूरज पोल नामक एक दरवाजा है, किस नाम का? सूरज पोल दरवाजा, उस पर लगी हुई है, उसके पार्श्व में लगी हुई है। ठीक है, अब ध्यान रखिए ये किस समय की है? समय है 1594 ईस्वी। किसकी है? कब की है? 1594 ईस्वी की है। भाषा कौन सी इसकी? संस्कृत है। भाषा कौन सी है? संस्कृत है। और इसका रचयिता कौन है? जैन मुनि जैता। कौन है? जैन मुनि जैता। इसके रचयिता कौन है? जैन मुनि जैता। और रचना करवाई किसने? तो शासक कौन था इसका रचयिता करवाने वाला? बीकानेर शासक राय सिंह। कौन था? राय सिंह, महाराजा राय सिंह। ठीक है, अब देखिए अपन को इससे क्या जानकारियां मिलती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशस्ति है, कई बार पूछा गया है वे राय सिंह प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो जैन मुनि जैता है। ठीक है, 1594 की है। अब देखिए प्रशस्ति अपन को क्या जानकारी उपलब्ध कराती है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। पहली बात तो इस प्रशस्ति में राव बिक्का से लेकर महाराजा राय सिंह, महाराजा राय सिंह तक के बीकानेर शासकों की
वंशावली व उपलब्धियां दी गई है। क्या दिया गया इसमें इस प्रशस्ति में राव बीका, जो आपको पता होगा बीकानेर राज्य की स्थापना करने वाला, बीकानेर में राठौर वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? राव बीका को माना जाता है। तो राव बीका से लेकर महाराजा राय सिंह तक के शासकों की क्या मिलती है? वंशावली मिलती है और उनके अचीवमेंट्स की भी जानकारी मिलती है। और क्या मिलता है इसमें? इस प्रशस्ति में जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण की जानकारी मिलती है। किस चीज की जानकारी मिलती है भाई? जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण की जानकारी मिलती है। और इसमें लिखा हुआ है कि इस दुर्ग का निर्माण 30 जनवरी 1589 को क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। इसका निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? 30 जनवरी 1589 को। और समाप्त कब हुआ? 17 जनवरी 1594 ईस्वी में समाप्त हो गया। तो ये जानकारी मिलती है भाई। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 30 जनवरी 1589 को प्रारंभ हुआ और 17 जनवरी 1594 को, लगभग 5 साल में ये कार्य कंप्लीट हो गया। जूनागढ़ दुर्ग निर्मित होकर तैयार हो गया। और किसकी देखरेख में हुआ ये भी जानकारी दी। हाँ, यह दुर्ग राय सिंह के मंत्री करमचंद की देखरेख में पूरा हुआ। किसकी देखरेख में पूरा हुआ? मंत्री करमचंद की देखरेख में पूरा हुआ। यह भी जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है? इस राय सिंह प्रशस्ति में कहा गया है कि महाराजा राय सिंह है, जो महाराजा राय सिंह है ना आपके, महाराजा राय सिंह क्या थे? विद्वान कवियों के आश्रयदाता, काव्य में निपुण, आदि की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि महाराजा राय सिंह एक विद्वान व्यक्ति थे, जो खुद विद्वान होने के साथ साथ कवियों के आश्रयदाता और काव्य में निपुण थे, खुद काव्यों की रचना करते थे। ऐसी भी जानकारियां मिलती है। किससे? राय सिंह प्रशस्ति से, जिसे दूसरा नाम क्या है? जूनागढ़ प्रशस्ति। क्यों है जूनागढ़ प्रशस्ति? क्योंकि ये जूनागढ़ दुर्ग के सूरजपोल दरवाजा है उसके पार्श्व में लगी हुई है। इस कारण इसको जूनागढ़ दुर्ग की प्रशस्ति भी कह देते हैं। किस समय की है? 1594 ईस्वी की है। भाषा कौन सी इसकी? संस्कृत है। इसका रचयिता कौन है? जैन मुनि जैता है। शासक कौन है? बीकानेर महाराजा राय सिंह है। किसके समय लिखी गई थी? राय सिंह ने लिखवाई थी ये। ठीक है। इस प्रशस्ति में राव बीका से लेकर राव महाराजा राय सिंह तक के बीकानेर शासकों की वंशावली और अचीवमेंट्स की जानकारी मिलती है। और इसमें जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण की भी जानकारी मिलती है। कहने का मतलब इस दुर्ग का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 30 जनवरी 1589 को प्रारंभ हुआ और 17 जनवरी 1594 को यह समाप्त हुआ। और किसकी देखरेख में कंप्लीट हुआ ये काम? मंत्री करमचंद की देखरेख में हुआ। कहने का मतलब महाराजा राय सिंह का मंत्री कौन था? करमचंद था, जिसकी देखरेख में आपका जूनागढ़ दुर्ग का कार्य कंप्लीट हुआ। और जैन मुनि जैता ने एक प्रशस्ति रची जिसका नाम था राय सिंह प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस, राय सिंह प्रशस्ति सभी को याद हो जाएगी। ये ज्यादा कोई कठिन कार्य नहीं है आपके लिए।
वैसे भी आपको 2-2 3-3 ज्यादा नहीं लिखा गए हैं शिलालेख। बाकी जो शिलालेख रहे हैं कुछ शिलालेख जिनको अपन शासकों के साथ में पढ़ेंगे ताकि आपको वो वहां याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे है आपकी आमेर का लेख। कहां का लेख? आमेर का लेख। आमेर का शिलालेख। कहां से मिला है? आमेर, जयपुर। कहां से मिला है? आमेर जयपुर से मिला है। किस समय का है? 1612 ईस्वी। भाषा संस्कृत। लिपि नागरी। वही देवनागरी या नागरी एक ही बात है, ज्यादा कोई वो है नहीं। अब देखिए आमेर शिलालेख से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रख लेना। आमेर शिलालेख इससे पढ़ो क्या क्या जानकारी मिलती है। देखो आमेर शिलालेख में पहला पॉइंट तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें कछवाह शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है। क्या कहा गया है? रघुकुल तिलक कहा गया है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए रघुकुल के नाम से पता चल जाना चाहिए कि भाई ये किससे वंश से संबंधित बता रहे हैं खुद को। ये खुद को भगवान राम के वंश से संबंधित बता रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिए। तो रघुकुल तिलक कहा गया है, कहने का मतलब कछवाह शासक अपने आप को किससे जोड़ते हैं? भगवान राम के वंशजों से जोड़ते हैं। तो इसमें कछवाह शासकों को क्या कहा गया है? रघुकुल तिलक कहा गया है। और क्या जानकारी मिलती है इसमें? देखो पृथ्वीराज कछवाह, पृथ्वीराज कछवाह बाद में उसका पुत्र, पृथ्वीराज कछवाह बाद में पृथ्वीराज कछवाह का पुत्र कौन? पुत्र कौन दे रखा है? भारमल। भारमल के बाद में भारमल का पुत्र कौन दे रखा है? भगवंत दास। भगवंत दास के बाद में उसका पुत्र कौन दे रखा है? यानी भगवंत दास का पुत्र कौन दे रखा है? महाराजा मानसिंह। प्रथम। तो कहने का मतलब इसी लेख से यह पता चलता है कि महाराजा मानसिंह किसके पुत्र थे? भगवंत दास के पुत्र थे। यह चीज जरूर ध्यान रखना कि किस शिलालेख से यह पता चलता है कि महाराजा मानसिंह भगवंत दास के पुत्र थे। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां के लिए। ठीक है, तो पृथ्वीराज कछवाह उसका पुत्र कौन हुआ? भारमल हुआ। भारमल का पुत्र कौन हुआ? भगवंत दास हुआ। भगवंत दास का पुत्र कौन हुआ? महाराजा मानसिंह हुआ। इससे यह भी पता चलता है क्या? वंशावली। क्या पता चली? कछवाह शासकों की वंशावली की जानकारी मिली कि नहीं मिली? कि भाई पृथ्वीराज कछवाह के बाद में उसका पुत्र शासक बना भारमल, भारमल के बाद में उसका पुत्र भगवंत दास शासक बना, भगवंत दास के बाद में पुत्र शासक कौन बना? महाराजा मानसिंह प्रथम, जो कि अकबर की सेवा में चला गया था और हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध में अकबर का सेनापति था। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है? तो इस लेख में महाराजा मानसिंह की उपलब्धियों, अचीवमेंट्स की जानकारी मिलती है। ऐसे इसने किस युद्ध में सेनापति के तौर पर भाग लिया और कहां कहां पर किस किस को
पराजित किया, ये जानकारी मिलती है। और इसमें से एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि इस लेख में जहांगीर के शासन की दुहाई दी गई है। जिससे यह पता चलता है कि आमेर और मुगलों के बीच में काफी अच्छे संबंध थे। ये तो थी आपकी आमेर का शिलालेख या आमेर का लेख। कहां से प्राप्त हुआ है? आमेर जयपुर से प्राप्त हुआ है। समय 1612 ईस्वी का है। भाषा संस्कृत है, लिपि नागरी है। इस लेख से क्या जानकारी मिलती है भाई? इस लेख में कछवाहा शासकों को क्या कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, रघुकुल तिलक कहा गया है। और इसमें कछवाहा शासकों की वंशावली दी गई है, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वीराज कछवाहा का पुत्र कौन था? भारमल। भारमल का पुत्र कौन हुआ? भगवंत दास का पुत्र कौन हुआ? महाराजा मानसिंह प्रथम हुआ। अब इसी महाराजा मानसिंह प्रथम की यहां पर उपलब्धियों की भी जानकारी मिलती है। और इसमें कहा गया है कि इसमें जहांगीर के शासन की दुहाई दी गई है। किसके शासन की? जहांगीर के शासन की दुहाई दी गई, जिससे यह पता चलता है कि कछवाहा शासकों, आमेर के कछवाहा शासकों और मुगलों के बीच में घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे उस समय। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आमेर प्रशस्ति। देखिए आगे अपना जो शिलालेख है, जो प्रशस्ति है, अब वो है जगन्नाथ राय मंदिर की प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहां से प्राप्त हुई है? जगदीश मंदिर, उदयपुर। इसी जगदीश मंदिर को जगन्नाथ मंदिर भी कहा जाता है। राय मंदिर भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक ही बात है, जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर। जगदीश मंदिर जो कि उदयपुर में निर्मित है। ठीक है, महाराजा जगत सिंह द्वारा निर्मित किया गया था, निर्माण करवाया गया था। अब देखो ये कब की है? समय 1652 ईस्वी। ठीक है, इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। लिपि कौन सी है? वही नागरी या जिसे देवनागरी कहते हैं। एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लिपि है। और इसके रचयिता कौन थे? कृष्ण भट्ट। कौन थे? कृष्ण भट्ट से। अब देखिए इससे क्या क्या जानकारी मिलती है अपन को। किस शासक ने खुदवाई या किस शासक ने प्रशस्ति बनवाई? तो शासक कौन सा है? जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह ने इस प्रशस्ति को लगवाया। ठीक है, अब देखिए अपन को इससे क्या क्या जानकारी मिलती है जगन्नाथ राय मंदिर प्रशस्ति से। देखिए पहली जानकारी तो ये है कि इसमें बाप्पा रावल से लेकर जगत सिंह तक के शासकों की वंशावली और उनकी उपलब्धियों
का उल्लेख है। और क्या जानकारी मिलती है? इस जगन्नाथ राय मंदिर से पता चलता है हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। इसमें हल्दी घाटी युद्ध, इसका हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन बड़े सुंदर तरीके से किया गया है। और क्या जानकारी मिलती है? इसमें देखो जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति है जिस मंदिर में लगी हुई है, तो इस मंदिर के निर्माण किसने करवाया, किसकी देखरेख में हुआ, शिल्पी कौन था, उनकी भी जानकारी मिलती है। तो देखो जगदीश मंदिर का निर्माण अर्जुन की देखरेख में, अर्जुन की देखरेख में सूत्रधार, यानी जो शिल्पी हुआ करते ना, कौन से शिल्पी है? सूत्रधार भाणा, कौन? भाणा व उसका पुत्र, यानी भाणा का पुत्र मुकुंद की देखरेख में, भाणा और मुकुंद की देखरेख में, मुकुंद की देखरेख में अध्यक्षता में यह मंदिर बनाया गया। पंचायतन शैली का बहुत ही शानदार मंदिर है। कभी उदयपुर जाने का मौका मिले तो इसको जरूर देखना, बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। और क्या जानकारी मिलती है? इस शिलालेख में बताया गया है कि जगत सिंह ने पिछोला झील में मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। और मोहन मंदिर का निर्माण कराया और रूप सागर तालाब का निर्माण करवाया। यानी किस पिछोला झील में तो कौन सा मंदिर? मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। और उदयपुर में किसका निर्माण कराया? रूप सागर तालाब का निर्माण कराए जाने की भी जानकारियां मिलती है। तो ये थी आपकी जगन्नाथ राय मंदिर प्रशस्ति। फिर से आप देख लिए जगन्नाथ राय मंदिर प्रशस्ति। इस प्रशस्ति में किस किस चीज की जानकारी मिलती है? एक तो ये किस समय का है? 1652 ईस्वी का, भाषा संस्कृत लिपि नागरी देवनागरी, रचयिता कृष्ण भट्ट है। और इस किसके शासन के समय की है, यानी किसने खुदवाया इस प्रशस्ति को? महाराणा जगत सिंह ने खुदवाया। और जगत सिंह ने पिछोला झील में मोहन मंदिर का निर्माण करवाया और रूपसागर तालाब का निर्माण करवाया। इसमें बाप्पा रावल से लेकर जगत सिंह तक के शासकों की वंशावली और उनकी उपलब्धियां दी गई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हल्दी घाटी की युद्ध का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया? हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया है। और जगदीश मंदिर के निर्माण कार्य, यानी इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण किसने कराया? ऑफिशियली बात है कि महाराणा जगत सिंह ने करवाया, लेकिन किसकी अध्यक्षता में हुआ और किसकी देखरेख में हुआ? तो अर्जुन की देखरेख में। किसकी देखरेख में? अर्जुन की देखरेख में। और सूत्रधार कौन था इसका? भाणा और उसका पुत्र मुकुंद की अध्यक्षता में इस मंदिर का निर्माण किया गया। और ये थी आपकी जगन्नाथ राय मंदिर प्रशस्ति। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। यस। अब देखिए आपका जो अंतिम प्रशस्ति है, उसके बाद में आपकी जो शिलालेखों का टॉपिक है, यानी राजस्थान के प्रमुख शिलालेख, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन राजस्थान के इतिहास को आगे, यानी राजस्थान के प्रमुख सिक्कों की जानकारी पढ़ेंगे। इससे पहले अपन को राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण प्रशस्ति, जो कि अक्सर पूछी गई है एग्जाम में, उसमें से अक्सर हमेशा क्वेश्चन आया है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अपनी सबसे और अंतिम प्रशस्ति है
राज प्रशस्ति, या जिसको राज सिंह प्रशस्ति भी कहते हैं। ठीक है, राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति जिसे कहते हैं। कहां से प्राप्त हुई है ये प्रशस्ति? ये प्राप्त हुई है अपने राजसमंद झील की उत्तरी पाल का मतलब जानते हो, जो उत्तरी किनारा है, राजसमंद झील का जो उत्तरी किनारा है, जैसे मान के चलिए ये राजसमंद झील है, तो इसका जो ये उत्तरी किनारा है, वहां पर क्या बनी हुई है? पाल बनी हुई है, उत्तरी पाल, जिसे नौ चौकी की पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नौ चौकी की पाल। कौन सी पाल? नौ चौकी की पाल से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? राजसमंद झील की उत्तरी पाल, जिसे नौ चौकी की पाल कहा जाता है, से ये वहां से ये प्रशस्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, किस समय की है? तो ध्यान रखना 1636 ईस्वी की है। कब की है? 1636 ईस्वी की, वेरी मोस्ट डेट, ध्यान रखना। और भाषा किसके, कौन सी इसकी? तो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा। और किसमें? ये पद्य में लिखी हुई है। ये प्रशस्ति किसमें लिखी हुई है? पद्य में लिखी हुई है। संस्कृत भाषा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर केवल पद्य में लिखी हुई है। संस्कृत पद्य में लिखी गई है। और इसका रचयिता कौन है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया इस रचयिता में से। तो रणछोड़ भट्ट तेलग, रणछोड़ भट्ट तेलग, तेलग जाति का एक ब्राह्मण था ये। ठीक है, उसने इसकी रचना की। ठीक है, अब देखिए इससे अपन को क्या जानकारी मिलती है। ये पहली बात तो ये 25 शिलालेख, 25 काले पाषाणों पर खुदी हुई है। कितने पाषाणों पर? 25 काले पाषाणों पर खुदी हुई। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति की भाषा क्या है? संस्कृत है। इसके रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलगी। कितने पाषाणों पर खुदी हुई है? 25 काले पाषाणों पर या कृष्ण पत्रों पर खुदी हुई है। ठीक है, और क्या जाना पर देखिए, ये जो प्रशस्ति है वो 24 सर्ग व 1106 श्लोकों में लिखी हुई है। 24 सर्ग और 1106 श्लोक। इस प्रशस्ति में कितने सर्ग है? 24 सर्ग है और 1106 श्लोक है। ठीक है जी। इस प्रत्येक जो पाषाण है, 25 काले पाषाण है, उनका आकार 3 फीट और 2.5 फीट के आकार की है। इन पाषाणों का आकार क्या है? 3 × 2.5 फीट आकार है इनका। किनका? इन पाषाणों का। इन पर यह प्रशस्ति लिखी हुई है। अब ध्यान रखना, इसकी खास विशेषताएं क्या है इस प्रशस्ति की, ये इसके महत्वपूर्ण बातें थी। दूसरी बात, इसने यानी उत्कीर्णकर्ता तो गजधर, मुकुंद, अर्जुन, सुखदेव, केशव, सुंदर, लालो और लाखों, ये इसके क्या थे? रचयिता थे। कौन कौन? गजधर, मुकुंद, अर्जुन, सुखदेव, केशव, सुंदर, लालो और लाखों। पूछा जा सकता है आपको, राज सिंह प्रशस्ति के निम्न में से कौन से रचयिता हैं, उत्कीर्णकर्ता है या
नहीं है, इसकी जानकारियां मिलती है। तो उत्कीर्णकर्ता कौन है? गजदर, मुत्कंद, अर्जुन, सुखदेव, केशव, सुंदर, लालो और लाखो। ठीक है, क्या कौन कौन सी जानकारी मिलती है इससे? तो यह इस प्रशस्ति से इस प्रशस्ति को विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कहा गया है, अतः इसे एक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। देखो, राज प्रशस्ति है, राज सिंह प्रशस्ति है, इसे विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति माना जाता है। और इसे क्या कहा गया है? इसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? महाकाव्य। और आपको इतना तो पता ही होगा महाकाव्य कौन कौन से हैं। तो रामायण और महाभारत को महाकाव्य माना जाता है और उन्हीं के काल को महाकाव्य काल भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार रामायण और महाभारत बहुत बड़े ग्रंथ है, उसी प्रकार ये प्रशस्ति भी क्या है? अपने सभी प्रशस्तियों में सबसे बड़ी प्रशस्ति, और यहां तक कि इसको विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति माना जाता है। इस कारण से महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। देखिए और क्या जानकारी मिलती है? इस प्रशस्ति में पता चलता है कि राज संबंध झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए राज सिंह ने करवाया और इसको निर्मित करने में 14 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 14 वर्ष लगे। और कुल खर्च कितना आया? तो आया 1,05,07,608 रुपए। कितना खर्च आया? ये खर्च भी दिया हुआ है, 1,05,07,608 रुपए का खर्च आया। किसमें? राज संबंध झील निर्माण में। तो इसकी भी जानकारी दी गई है। ठीक है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे चले। यस, और क्या जानकारी मिलती? देखिए राज प्रशस्ति से देखो, राज प्रशस्ति से और क्या जानकारी मिलती है? तो देखिए इस प्रशस्ति में बापा रावल से लेकर किससे लेकर? बापा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक के शासकों की वंशावली व उपलब्धियां दी गई है। और क्या क्या दिया गया? बापा रावल से लेकर राज सिंह तक के शासकों की क्या दी गई है? वंशावली दी गई है और उनकी उपलब्धियां दी गई है। इसमें बापा के लिए बाष्प शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका शब्द का प्रयोग किया गया है? बाष्प शब्द का प्रयोग किया गया है। और क्या जानकारी मिलती है? इसमें महाराणा प्रताप द्वारा
लड़े गए युद्ध व महाराणा प्रताप के पौत्र अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? एक तो महाराणा प्रताप द्वारा लड़े गए युद्धों की जानकारी मिलती है, अकबर का विरोध करते हुए जो जो युद्ध लड़े उनकी जानकारी मिलती है, और मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी मिलती है। अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है? इसमें पता चलता है कि महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किए जाने की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि महाराणा राज सिंह ने क्या किया? औरंगजेब के विरुद्ध जाकर उसने क्या किया? किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के धर्म की रक्षा करने के लिए, क्योंकि इसका विवाह पता होगा कि औरंगजेब से तय किया गया था, तो उसके धर्म की रक्षा के लिए उसने क्या किया? चारुमती से विवाह किया, और उसकी जानकारी मिलती है, ताकि आपको बाद में पता होगा कि भाई एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में औरंगजेब की सेना को हार झेलनी पड़ी थी। देखो यह है राज प्रशस्ति, ये राज प्रशस्ति की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब ये राजस्थान के आपके शिलालेख कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो शिलालेख बचे हैं उनको अपन जैसे जैसे वंश और शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो उनसे रिलेटेड है, तो उन्हीं को उस समय भी अपन अच्छी तरह से देखते चलेंगे, ताकि आपकी जो इतिहास को लेकर बड़ी समस्या होती है कि सर अपन को ये याद नहीं होते, इतने सारे हो गए, इनको वहां पर भी पढ़ेंगे ना, तो वंश के साथ जब जब अपन पढ़ेंगे भाई इस वंश की जानकारी किन किन शिलालेखों से पता चलती है, तो उस समय इनको पढ़ेंगे तो आपके जो भी चीजें हैं वो क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी, और इतिहास में कोई याद करने की कोई समस्या नहीं है, बस आपको पॉइंट समझने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी जो अगली क्लास होगी अपनी वो होगी राजस्थान के प्रमुख सिक्के, क्योंकि जो कुछ सिक्के हैं पुरातत्व के महत्वपूर्ण स्रोत है और उनसे अपन को बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, तो अगली क्लास उनसे संबंधित होगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, खम्मा गणी।